चलो बेटा चलो, कुछ नहीं होगा आपके। हाँ पूर्वी ले लो इसे, ले चलो। अच्छा अच्छा, इसे पानी पिलाओ। नहीं रो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। बैठो बैठो बैठो। पूछो जरा, देखो कुछ बता दिए क्या? जरा प्यार से। क्या बेटा, क्या हुआ? सर, उस बच्ची पे जो खून लगा है शायद इन लाशों से ही है। दया, दो लाशें और एक मासूम सी बच्ची, ये चक्कर कुछ और ही है दया, चक्कर कुछ और ही है। बेटा देखो देखो, डरने की कोई बात नहीं है। क्या हुआ बेटा यहाँ पर? अच्छा अब रोना बंद करो। देखो देखो दीदी को देखो देखो। अच्छा वो सब छोड़ो, आपका क्या नाम है? नहीं नहीं ऐसे नहीं रोते बेटा, ऐसे नहीं रोते। रजन, बाहर जाकर देखो, अच्छी तरह से देखो, देखो कुछ मिलता है क्या? यस सर। हाँ खूनी ने दोनों हथियार यहीं पे छोड़ा है सर। एक तो ये तार जिससे मनीषा का गला घोटा गया, और ये चाकू जिससे राज का खून किया गया सर। तुम्हें नहीं लगता ये खून किसी जान पहचान वाले ने किया है? देखो ना कोई सामान बिखरा पड़ा है, ना कोई चीजें टूटी हैं, बस सिर्फ एक पर्दा बाहर जो गिरा है। अच्छा मुझसे बातें करो। सर, शायद खूनी ने हथियार यहीं से उठाया। ये देखिए, सेब पर चाकू से काटने का निशान। हो सकता है खूनी ने फलों को काटने वाले चाकू से राज को मार दिया। तो क्या खूनी यहाँ खून करने के इरादे से नहीं आया था? क्या यहाँ पर इन लोगों के बीच में कुछ बहस हो गई और फिर खूनी ने राज को फल काटने के चाकू से मार डाला? सर किचन में जले हुए कागज के टुकड़े मिले। ऐसा क्या रस था इस कागज में जिसे जलाकर राख कर दिया? सर कहीं वो खूनी इन कागजात के लिए तो नहीं आता यहाँ पे? हो सकता है, इसका राज तो साळुंकी ही बताएगा। विनीत, दोनों लाशों को फॉरेंसिक लैब भेजने की तैयारी करो। नहीं नहीं ऐसे नहीं रोते, ऐसे नहीं रोते बेटा। अरे अरे क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बताए? नहीं सर, अभी भी सर नहीं। अरे बहादुर बच्ची है, चलो मत रो। देखिए शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन राज और मनीषा दोनों के खून हो गए हैं। खून? आप लोग जानते हैं क्या कोई आया था राज के घर में? साहब मैं तो पिछले 2 दिनों से छुट्टी पे था, आज ही काम पे आया हूँ। राज मनीषा की किसी के साथ, यहाँ पर किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा वगड़ा? क्या आप लोगों को किसी पर शक है? नहीं सर, वो तो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, सबसे अच्छे से बात किया करते थे, सबकी मदद किया करते थे। उनका कोई दुश्मन भी नहीं था सर। अगर उनका कोई दुश्मन नहीं होता तो शायद दोनों इस वक्त जिंदा होते हैं। सर बाहर का तो पता नहीं, पर उनकी सोसाइटी में तो किसी से कोई लड़ाई नहीं थी और उनका आपस में भी कोई झगड़ा नहीं था। ये दोनों करते क्या थे, क्या काम करते थे? सर राज तो आर्किटेक्ट था और मनीषा शायद किसी कॉल सेंटर में काम करती थी। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो फिर से आप लोगों को मिलेंगे हम। थैंक यू। जी सर। बेटा चलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कोई कुछ नहीं करेगा, हम लोग हैं ना। अच्छा बताओ हमको, तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा घर कहाँ है बताओगी? सब्र करो आप, नीना को कुछ नहीं होगा, वो जहाँ कहीं भी है ना वापस आ जाएगी। सब्र करो। कैसे सब्र कर लूं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आज तक वो इतनी देर तक घर से बाहर कभी नहीं हुई।
कहाँ चले गए नीना? देख तो फिक्र मत कर, आ जाएगी। कहीं कोई उसे उठा के तो नहीं लेके गया ना मेरी मीना? कहाँ चली गई मेरी नीना? मैंने नहीं बोला। माँ, बाबा, मेरी नीना, नीना, नीना कहाँ चले गए थे बेटा? तुझे पता हम लोग कितने परेशान थे तेरे लिए। और कलेजे का टुकड़ा है बेटा। आगे से कभी ऐसा मत करना बेटा, कभी ऐसा मत करना। बस बेटा, अब नहीं कर। हम लोग सीआईडी से हैं। आप लोगों को मेरी बच्ची कहाँ मिली? हर्ष बिल्डिंग में, फ्लैट नंबर 402। हर्ष बिल्डिंग? वहाँ कैसे पहुँच गई मेरी बेटी? आपको पता है वो फ्लैट किसका है? नहीं, हर्ष बिल्डिंग में हमारा कोई पहचान का नहीं रहता है। उस फ्लैट में 2 खून हुए और आपकी बच्ची भी हमें उसी फ्लैट में मिली। क्या? जी हाँ, उस फ्लैट के बालकनी में ये लटक रही थी और कपड़े खून से लथपथ हैं। आप लोगों को अंदाजा है क्या हुआ होगा? हे भगवान, तू वहाँ कैसे पहुँच गई? बता इन लोगों को कैसे पहुँच गई वहाँ पर? बता, तुझे कौन लेके गया था? क्या हुआ बता ना बेटा, तू कहाँ कैसे गई? तुझे कौन ले गया था? बता ना बेटा। क्या पूछे? चुप क्यों है? जवाब दे। एक मिनट रहने दीजिए। अभी कुछ मत पूछिए बच्ची से, सदमे में है वो। हम लोग बाद में आ जाएंगे। बाय नीना बेटा। सर, हो सकता है बच्चे के माँ बाप झूठ बोल रहे हो और उन्हीं का कोई हाथ तो राज और मनीषा के खून में। पूर्वी कुछ भी हो सकता है, इन पर नजर रखो। सर, बच्ची मासूम है, ये उसका घर नहीं है। फिर इस हादसे के बीच उसका यहाँ होना। रजत देखो, या तो ये बच्ची राज और मनीषा को जानती थी, या फिर भूल से यहां पर आ गई, या फिर कोई उसे यहां पर जानबूझकर लेकर आया। विनीत, काम करो, अच्छी तरह से ढूंढो, एक एक कोना ढूंढो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा जो हमारे काम का होगा। कैसा? हाँ, मैं भी बाहर देखता हूं। चाय 3 कप। सर, हाँ, पूर्वी का फोन था। बच्चे के माँ बाप का कहना है कि ना तो वो राज को जानते हैं, ना ही मनीषा को, बल्कि उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनकी बच्ची यहाँ पहुंची कैसे। रजत, ये खूनी जो भी है, मुझे तो लगता है राज और मनीषा को अच्छी तरह से जानता था। या तो उनका दोस्त हो सकता है या फिर कोई रिश्तेदार। ये देखो, 3-3 चाय की कप से चाय पीकर गए हैं तीनों लोग। सर, हाँ सर, ये पार्सल मिला है। डीएन कुरियर कंपनी से गगन नाम का कोई आदमी 4:15 बजे से यहाँ छोड़कर गया है। देखो जरा खोलकर, अंदर क्या है। वॉल क्लॉक। जरूर राज ने किसी कंपनी से अपने लिए ऑर्डर किया होगा। इसका एक ही मतलब है कि राज और मनीषा का खून 4:15 बजे के बाद हुआ है।
नहीं सर, इस चाकू पे किसी भी उंगलियों के निशान नहीं। हाँ, तभी तो खूनी इतने प्यार से हमारे लिए हथियार छोड़कर गया, क्योंकि वो जानता था कि इस हथियार के जरिए हम उस तक नहीं पहुंच सकते। डॉक्टर साहब, खून कितने बजे हुआ? 4 साढ़े 4 बजे के बीच। 4 साढ़े 4 बजे के बीच? और कुरियर वाला गगन पार्सल देकर गया 4:15 बजे, मतलब तुरंत बाद। सर फिर तो उस कुरियर वाले ने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा। हो सकता है खूनी को पहचान ले। खूनी नहीं, खूनियों को। क्या? खूनियों को? सर मतलब एक से ज्यादा खूनी है? हाँ, आइए। बॉस, ये जो 3 चाय के कप आप लोग वहां से लेकर के आए, ये चाय के कप तो यही कहानी कह रहे हैं कि वहां पर एक नहीं शायद 2 खूनी थे। मतलब डीएनए का रिपोर्ट आ गया? हाँ, इस कप में तो मनीषा चाय पी रही थी, लेकिन इन दोनों कप्स में ना तो राज चाय पी रहा था और ना ही वो बच्ची। मतलब 2 लोग थे, शायद एक ने राज को मारा और दूसरे ने मनीषा को। और सड़ंग ये जले हुए कागज के टुकड़े, इनमें कौन सी कहानी लिखी है? बॉस, वही कहानी पढ़ने का काम चल रहा है। तो फिर सड़ंगे जल्दी से कहानी पढ़ ले, जल्दी से पढ़ ले, क्योंकि इन्हीं कागज के टुकड़ों में छुपी है उन खूनियों की पहचान। ए मच्छी आली, काय मच्छी मध्ये? अरे हो, बाजूला नाही विकायचं आता। अरे कशी दिली, काय मच्छी सांग ना? पटकन पापलेट आणि सुरमई। कशी दिली पापलेट? 1000 रुपये जोडी। 1000 रुपये काहीतरी कमी कर। अरे फुकट मध्ये? अगं थांब, अगं पैसे घे। राज तो आज ऑफिस नहीं आया है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। जी, राज का खून हो चुका है। खून? लेकिन राज तो बहुत शरीफ इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था, उसका खून? मतलब आपको किसी पर शक नहीं है? दूर दूर तक नहीं है। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है, उसको कोई क्यों मारेगा? अच्छा, कल जब राज ऑफिस आया था तो उसका बर्ताव कैसा था? क्या वो थोड़ा सा डरा हुआ, कुछ घबराया हुआ था? सर, वो घबराया हुआ तो नहीं था, लेकिन कल वो ऑफिस से घर जल्दी चला गया था। कितने बजे? वैसे तो 7 बजे घर जाता है, लेकिन कल वो 3:30 बजे घर चला गया था। 3:30 बजे? उसने घर जल्दी जाने की वजह बताई? नहीं सर, मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा। सर, मैंने सुना था उसे फोन पे बात करते हुए। अच्छा, किससे बात कर रहा था? अपनी बीवी से। कह रहा था कि आज घर जल्दी आएगा, उसे एक सरप्राइज देनी है। राज ऐसा कौन सा सरप्राइज देना चाहता था अपनी वाइफ मनीषा को? आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्या बात है सर, कोई खून हो गया है क्या? जी हाँ, आपके ही ऑफिस में काम करने वाली मनीषा का खून हो गया है। What? Oh my God!
मनीषा को कौन मार सकता है? जरूर उसके पति राज ने मारा होगा। और कौन कर सकता है ये घिनौना पाप? राज ने? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये खून राज ने किया? मनीषा की जिंदगी का एक ही कांटा था और वो था राज। और मनीषा अक्सर मुझे बताया करती थी कि कैसे राज ने उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी है। लेकिन उनके पड़ोसी तो बता रहे थे कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी खासी चल रही है लाइफ। और अगर मनीषा को राज ने मारा है तो फिर राज को किसने मारा? क्या राज और मनीषा दोनों का खून हो गया? जी हाँ। आप लोगों को किसी पे शक है? ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मनीषा को राज ने मारा और राज को किसी और ने मारा? शायद हो सकता है मनीषा को कोई चाहने वाला या उसका बॉयफ्रेंड। सचिन किसने किसको मारा और उस बंद कमरे के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या था, ये तो वो कुरियर बॉय ही बताएगा जिसने वो पार्सल राज तक पहुंचाया। जी कहिए। हम लोग यहाँ इस कुरियर के बारे में कुछ पूछने आए हैं। ये तो अब डिलीवर हो चुका है, फिर अब क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि ये पार्सल जिस आदमी को डिलीवर किया गया है राज, उसका खून हो गया है। क्या आप लोग? हम लोग सीआईडी से। आप जरा इस गगन को बुलाइए जिसने ये पार्सल वहां पे डिलीवर किया था। एक मिनट। गगन, गगन। सर क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? गगन हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ, जरा ये रिसीट ध्यान से देखो। कल शाम 4:15 बजे तुम हर्ष अपार्टमेंट में गए थे एक पार्सल डिलीवर करने के लिए। हाँ साहब, मगर बात क्या है? गगन जरा सोच के बताओ, जब तुमने वो पार्सल राज को डिलीवर किया उस वक्त उसके घर में कोई और भी था? सर मैंने पार्सल तो उनको उनके घर के बाहर ही दिया था और उस वक्त वो अकेले ही थे। मनीषा दरवाजा खोलो। सर मिस्टर राज आप हैं? हाँ अभी तक तो मैं ही हूँ। सर आपका कुरियर। थैंक यू सर साहब। मनीषा दरवाजा खोलो, मैं हूं। मैं भी हर बार भूल जाता हूं कि एक डुप्लीकेट चाबी मेरे पास है। मनीषा, कौन हो तुम लोग? थैंक यू। इसका मतलब है जब राज घर के अंदर गया उस वक्त मनीषा और वो दो खूनी घर के अंदर ही मौजूद थे। कुरियर वाले गगन के बयान के मुताबिक जब राज कुरियर का पार्सल लेकर घर के अंदर गया तब तक खूनियों ने मनीषा को मार डाला था। हाँ सर, शायद उन दोनों का मकसद सिर्फ मनीषा को ही मारना था। वो तो राज ने खून होते हुए देख लिया, इसलिए उस बेचारे का पत्ता कट गया। हाँ, और दया, जले हुए कागज के टुकड़े में कोई राज छुपा है जिसकी वजह से मनीषा का खून हो गया। लेकिन क्या क्या हो सकता है वो राज जिसकी वजह से उस बेचारे की जान चली गई? और सबसे हैरानी की बात तो सर ये है कि उस दिन मनीषा को एक भी फोन नहीं आया, उसकी कॉल लिस्ट पूरी की पूरी खाली है। जबकि राज के ऑफिस वालों ने कहा है कि ऑफिस से निकलने से पहले उसने मनीषा को फोन किया था, तो फिर कॉल लिस्ट खाली कैसे हो सकती है? वही तो मतलब सर खूनियों ने जरूर मोबाइल फोन से कॉल लिस्ट मिटा दी होगी। हाँ, कॉल लिस्ट मिटा दी होगी फ्रेडी। जरूर उस कॉल लिस्ट में ऐसा राज था जो मैं खूनियों तक पहुंचा सकता था। सर, हाँ सर ये रही मनीषा के फोन की कॉल लिस्ट। ऑफिस से निकलने से पहले राज ने मनीषा को दोपहर के 3:30 बजे फोन किया था। और ये देखो 3:15 बजे भी कोई इनकमिंग कॉल है लैंडलाइन के नंबर से। हाँ सर ये लैंडलाइन नंबर तिलक नगर के किसी पीसीओ का है और इस नंबर पे मनीषा ने तकरीबन 3 मिनट बात की थी। 3 मिनट बात की थी? तिलक नगर का पीसीओ? तिलक नगर?
हाँ मेम साहब। हम सीआईडी से आए हैं, आपसे कुछ सवाल करने हैं। मुझसे? मगर मैंने तो साहब कोई खून होते हुए देखा नहीं है। मालूम है, लेकिन जो लोग यहाँ पे फोन करते हैं उनको तो देखा होगा आपने। साहब यहाँ तो पता नहीं लोग कितने फोन करने आते हैं, तो आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? देखिए, 2 दिन पहले आपके पीसीओ से एक फ़ोन किया गया था, दोपहर के 3:15 बजे। नंबर था 1092893333। क्या आप बता सकते हैं ये फ़ोन किसने किया होगा? मैं तो आज के ग्राहकों की शक्ल पहचान नहीं सकता, तो ये 2 दिन पुरानी बात मैं कहाँ से याद रखूंगा साहब। अच्छा, तुमने देखा? कुछ याद है तुम्हें? नहीं साहब, मालिक मुझे 1 मिनट के लिए भी चैन की सांस नहीं लेने देते। ओए ऐसा कर, तू जा इनके लिए 3 चाय लेके आ सामने वाली दुकान से, जा। नहीं, चाय की जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है ना साहब, तू जा लेके आ। सुनो। अरे साहब, मैं जानता हूँ कि वो फोन किसने किया था। तो फिर आपने पहले मना क्यों कर दिया? वो जो लड़का मैंने काम पे रखा है ना, है उसके सामने मैं ये राज उजागर नहीं करना चाहता था। राज? कैसा राज? आप जरा वो घड़ी उतारने में मेरी मदद करेंगे प्लीज? इसे पहचानते हैं? ये क्या है साहब? क्या है ये जासूसी कैमरा है साहब। अच्छा, तो ये जासूसी कैमरा आपने क्यों लगा रखा है? साहब, जो अच्छा दुकानदार होता है ना, वो तो अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं करता, और मैं तो कई घंटों तक दुकान से बाहर रहता हूँ। आप भी बताइए, मैं उस लड़के के ऊपर भरोसा कैसे कर लूँ? बहुत बड़े जासूस हैं आप चाचा। अरे नहीं साहब। अच्छा, 2 दिन पुरानी फुटेज होगी ना इसमें? हाँ बिल्कुल होगी साहब, आप ले जाइए इसे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। जिसने मनीषा को फोन किया और उसका खून किया, वो इस कैमरे में कैद है। चलो उसे इस कैमरे से बाहर निकालते हैं। श्रेया, 3:15 बजे से पहले से रिकॉर्डिंग देखना शुरू करते हैं। देखें तो सही, कौन लोग थे जो घुसे थे उस पीसीओ में? सब। ये है वो दोनों जोड़ीदार जो मनीषा को फोन करने आए थे। पहले फोन किया और उसके बाद घर जाकर उसका खून कर दिया। एक ने टोपी पहन रखी है, चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है, दूसरे की तो मूंछें दाढ़ी है। मगर सर, इन दोनों के चेहरे तो दिख ही नहीं रहे, तो फिर हम इन्हें पहचानेंगे कैसे? पहचान लेंगे फ्रेडी, किसी ना किसी तरह से तो पहचान ही लेंगे हम। श्रेया, जूम करो जरा चेहरे पर। पिक्सलेट हुआ है, फिर भी कुछ तो है। फ्रेडी, तू बच्ची को लेकर आओ, नीना को। यस सर। सर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आदमी ने जो कपड़े पहने हैं मैंने देखा है कहीं। देखा? कहां पर गया? चलो आओ बेटा। कैसी है बेटा? ठीक है? हाँ। गुड गुड। चलो अब यहां देखो, इस आदमी को देखो गौर से। तुम पहचानती हो इसे? बोलो बेटा, तुमने इन्हें पहले कहीं देखा है? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं। सर, याद है मैंने कहां देखा है? मनीषा के ऑफिस में सर। वहां पे वर्कर्स ऐसे ही यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे थे। इसका मतलब है ये आदमी मनीषा के ऑफिस में काम करता है। तो फिर मनीषा का खून करने वाला ना सिर्फ मनीषा का कोई दोस्त या रिश्तेदार था, बल्कि उसके ऑफिस में काम करने वाला साथीदार। सर, आप लोग यहाँ? मनीषा के खूनी का पता चल गया? हाँ, पता चल गया है, इसीलिए उसे पकड़ने यहाँ पे आए हैं। खूनी ऑफिस में है सर? हाँ,
इसी ऑफिस में। कौन? तुम्हारे ऑफिस का कोई ऐसा वर्कर जो नीले रंग का यूनिफॉर्म पहनता है। पर वो लोग मनीषा को क्यों मारेंगे? अब ये तो वही बताएंगे। ऐसे जितने भी वर्कर्स हैं यहाँ पे सबको बुलाइए जल्दी। किशोर, एक काम करो, अभी जल्दी जाओ और सारे वर्कर्स को लेकर आओ। ये इतने ही वर्कर्स हैं? कोई गायब तो नहीं है यहाँ से? अरे इनमें राजू और हीरो तो नहीं आए। सर वो शायद गोदाम में है, अपना किशोर लेने गया है उनको। साहब, राजू और हीरो कहीं नहीं मिल रहे हैं साहब। और मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि यही वो दोनों हैं जो मनीषा के घर गए थे उसका खून करने के लिए। आप लोग ये बताइए कि इन दोनों का मनीषा से कभी किसी भी बात को लेकर झगड़ा हुआ था? नहीं सर, मनीषा का तो उनसे कोई काम ही नहीं रहता था, फिर झगड़ा क्यों होगा? अच्छा, किसी को पता है ये दोनों राजू और हीरो कहाँ गए होंगे? आप लोग जरा सोच के बताइए, आप में से किसी ने इन दोनों की कोई बातचीत सुनी थी? आप कुछ जानते हैं? हाँ? साहब मैं फंस तो नहीं जाऊंगा ना? नहीं, कुछ नहीं होगा। बोलो क्या जानते हो? साहब वो थोड़ी देर पहले मैं बाथरूम की सफाई कर रहा था तो सीआईडी वालों को कैसे पता चल गया हमारे बारे में? नहीं, वो हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। उनके ऑफिस आने से पहले ही हम यहाँ से 9-11 हो जाएंगे। ठीक है, चल। 9-11 नहीं, सारी गिनती भूल जाएंगे वो दोनों। कहाँ रहते हैं लोग? क्रांति चौल। क्रांति चौल। दरवाजा नहीं खुल रहा है। कुछ करो ना। क्या सर? दया के दीवाने हो ना, तोड़ दो दरवाजा। सर ओह नो, किसने किया? कौन था वो? सर तो मर गया। जिंदा, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। सर किसने किया? हेलो कंट्रोल रूम। किसने? मैं पटवारी से बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक एम्बुलेंस जल्दी से। हाँ सर बोल दिया। क्या फायदा, अब तो इनकी लाशें ले जानी पड़ेंगी। सर लगता है दोनों वही हैं जो पीछे से मनीषा को फोन करने गए थे। हुलिये से तो वही लग रहा है, मगर ये सब इन्होंने किसी के कहने पे किया है। किसके कहने पे सर? उसी का है जिसने इस डर से इन्हें ऊपर पहुंचा दिया कि हम उन तक पहुंच न जाएं। मतलब सर खूनी को हमारे आने के बारे में पहले से पता चल गया था। मगर पता कैसे चला? फुटेज देखते समय बाहर की तो वो एक बच्ची थी, नीना। मतलब सर ये नीना उन सबके साथ मिली हुई है? नीना, नीना, ऊपर जाके देखो। सर। नीना, 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 क्या हुआ? सर नहीं पता हमारी नीना का क्या है? कुछ नहीं होगा। हमारी नीना का है?
वो लोग हमारी बेटी को मार डालेंगे। कौन कौन मार देगा? हम लोगों को भी नहीं पता, हम लोगों ने उन्हें पहली बार देखा है। कितने लोग थे? एक आदमी और एक औरत, लगभग 30 साल के आसपास थे साहब। आप लोगों के सामने वो लोग हमारे पड़ोसी होने का नाटक कर रहे थे। तो पहले क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? उन्होंने हमको धमकी दी थी कि अगर मुंह खोला तो वो हमारी नीना को जान से मार डालेंगे। अगर आपने सच्चाई पहले बता दी होती तो नीना सुरक्षित होती है। साहब हम लोग डर गए थे, भगवान के लिए हमारी नीना को बचा दीजिए। घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा नीना को। पूर्वी, तुमने उस औरत के बारे में बताया था ना जो नीना को स्कूल छोड़ने गई थी? उसके बाद वो ऑटो से गई थी ना? पता करो उस ऑटो वाले ने उसे कहां पर छोड़ा था। भाई साहब, आपने देखा यहाँ पर किसी लड़की को? सर कुछ भी नहीं मिला, कुछ पता नहीं चला। चलो आगे देखते हैं, इन ऑटो वालों से पूछ लेते हैं। कहाँ गया? भाई साहब ये अरे भाई साहब चिंता मत करो, आपको जहाँ भी जाना होगा मैं आपको छोड़ कर आऊंगा। पर सुनो तो हमारी बात। अरे साहब मैं आपको कब से देख रहा हूँ कि आप एक एक रिक्शे वाले के साथ मगजमारी कर रहे हो। अरे साहब बैठो ना, मैं मीटर डाउन करता हूँ ना। तुम्हें क्या लगता है कोई ऑटो वाला सीआईडी वाले को मना करेगा? आप सीआईडी से हैं? जी, और हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। पूछिए ना। तुम ये बताओ, कल सुबह 8:45 बजे तुमने किसी औरत को आईएम स्कूल के सामने से लेकर गए थे? वो पटवाड़ी चाल में रहती है औरत। हाँ सर छोड़ा था, लेकिन आपको कैसे पता? ओह, तो तुम ही हो वो। कोई गलती हो गई क्या साहब? नहीं, तुम ये बताओ कि तुम्हें उस औरत के बारे में क्या क्या याद है? जहाँ तक साहब मुझे याद है वो काली कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल बंधे हुए थे और वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर मेरे पास आई थी। अच्छा, तुमने उस औरत को कहाँ पे छोड़ा था? सब उस साइड में। साहब हाँ, यही वो जगह है जहाँ मैंने उस औरत को छोड़ा था साहब। यहाँ पे? हाँ यहाँ पे। सर मनीषा के ऑफिस के बाहर? इसका मतलब है राजू और हीरू के अलावा कोई और भी चालबाज इसमें मिला हुआ है, राज और मनीषा के खून में। चलो तुम यहीं पे रुको। इन दोनों के अलावा और कोई काम वाली बाई नहीं है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे तो यही दोनों काम करती है। मगर सर इनमें से तो वो नहीं है। ओह, मतलब वो औरत कोई काम वाली बाई थी ही नहीं। काम वाली बाई के भेष में कोई और ही आई थी यहाँ पे। तुम पहचान लोगे ना उसे? हाँ सर। यहाँ तुम्हारे ऑफिस में स्टाफ में जितने भी मेंबर्स हैं सबको यहाँ बुलाओ। लेकिन सर सभी लोग तो यहीं पे। पक्का कोई छूट तो नहीं रहा? अरे हाँ सर, यहाँ पे मनोज और सुहाना नहीं है। मनोज और सुहाना? इसका मतलब है वो बच्ची नीना के घर में जो पड़ोसी थे वो कोई और नहीं, मनोज और सुहाना ही थे। इन दोनों का फोन नंबर चाहिए हमें। मैं आपकी बात कर रहा था उससे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो आपकी सारी बात मानी है ना। तो एक बात और मान ले, मौत को गले लगा ले। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज। तुझे छोड़ देंगे तो सीआईडी वाले हमें फांसी के फंदे पे चढ़ा देंगे। और हम मर जाएं, उससे तो अच्छा है कि तू मर जाए। मैं सीआईडी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, मुझे छोड़ दो। भगवान की कसम, मैं उनको कुछ भी नहीं बताऊंगी। अरे तू भगवान का नाम क्यों ले रही है? हाँ, भगवान के पास ही तो पहुंचाने जा रहे हैं हम तुझे। बाय बाय नीना। मेरी बात मानो।
बच्ची पे गन तानता है, हैं? तो तुम लोग यहाँ पहुंच ही क्यों मारा मनीषा को तुम लोगों ने? मनीषा हमारा राज जान गई थी, इसलिए उसे मारना जरूरी था सर। कैसा राज? आपको तो पता है कि हमारी कंपनी कॉल सेंटर के अलावा एसी, कंप्यूटर और टेलीफोन की सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। कंपनी का बायोडाटा नहीं जानना है, असली बात बताओ। सारे सरकारी दफ्तर हमारी क्लाइंट की लिस्ट में आते हैं सर, इसीलिए दुश्मन देश के कहने पर हम लोग उन गवर्नमेंट ऑफिसेज के एसी शॉट टेलीफोन्स में बग लगाते थे सर, जिससे उन्हें हमारे देश की खुफिया जानकारी मिलती थी और हमें बहुत सारे पैसे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। थोड़े से पैसे के लिए तुम लोगों ने देश के साथ गद्दारी की। लेकिन तुम लोग तो सरकारी दफ्तर में नहीं जाते थे, पग कौन लगाता था? राजू और हीरू। हमने उन्हें भी पैसे देके अपनी तरफ कर लिया था। और राज को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने तुम दोनों को मनीषा का खून करते हुए देख लिया। हाँ। और ये मासूम बच्ची, इसको वहां पे क्यों भेजा? सर वो मेरी घड़ी वहां छूट गई थी, मैं डर गया कहीं आप लोगों को मेरी घड़ी ना मिल जाए, इसलिए मैंने इसे भेजा था वहां पे वो घड़ी लाने के लिए, लेकिन इसने हमारा सारा प्लान बिगाड़ दिया सर। एक तो गुनाह पे गुनाह करते गए, फिर अपने काले कारनामे छुपाने के लिए इस मासूम को भी उस दलदल में खींच लिया। अंकल, इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इनका काम नहीं किया तो ये लोग मेरे माँ और बाबा को मार देंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हारे माँ बाबा को, हैं? वो लोग बिल्कुल ठीक हैं। देखा ना तुमने, बुराई की हमेशा हार होती है और सच्चाई की जीत। अंकल, तो अब इनका क्या होगा? इसमें क्या है? ओके। अरे शर्मा जी, ये क्या? मेरे पिताजी कहते थे जिसका ग्लास खाली उसका जग खाली। अरे सुनो, सर को ड्रिंक सर्व करो। थैंक यू मासी जी, थैंक यू। एंजॉय योरसेल्फ। या और बताओ कैसे चल रहा है? मानसी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अच्छा, ये बताओ मानसी, आज तुम कितने साल की होगी? देखो, मेरे पिताजी कहते थे कि औरत से उसकी उम्र और आदमी से उसकी नहीं पूछी जाती है। एंजॉय योरसेल्फ। अरे मानसी, अरे मैडम, केक काटना है या नहीं? कमाल के हॉस्टल तुम दोनों पति पत्नी। और ये अर्नव कहाँ है? एक्चुअली बस वो स्टडी रूम में कुछ अर्जेंट काम कर रहे हैं, उसे खत्म करते ही वो बस आते ही होंगे। एंजॉय योरसेल्फ। गेस्ट आ चुके हैं, सब आपका वेट कर रहे हैं। अर्णव, पलटाओ इसे। माय गॉड, अभिषेक बिल्कुल करीब से चेहरे पे गोली चलाई है। इसका चेहरा तो बिल्कुल बिगड़ गया है।
सर किसी ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी, साइलेंसर लगा के फायर किया गया है। मानसी, देखो हमें भी बहुत दुख है तुम्हारे पति की मौत का, लेकिन अगर खूनी तक पहुंचना है तो हमें तुम्हें कुछ सवाल पूछने होंगे और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। क्या तुम जवाब दे पाओगी? जी सर। अच्छा मानसी बताओ, कौन कर सकता है ये? किसी पर शक है तुम्हें? नहीं सर, यहाँ तो सब अपने। अच्छा, क्या अर्नव की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, जब सब लोग हॉल में थे तो अर्नव यहाँ क्या कर रहे थे? वो मेरे साथ पार्टी में बाहर ही थे, पर अचानक उन्हें कुछ काम याद आ गया और वो यहाँ आ गए। क्या अर्नव इस कमरे में अकेले ही आया था या उसके साथ कोई और भी था, या फिर कोई अर्नव से पहले या अर्नव के बाद में कोई इस कमरे में आया था? कुछ मालूम है तुम्हें? वो तो अकेले ही आए थे, बस मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते ही आ गई और मैंने अचानक देखा कि सर। हाँ फ्रेडी, ये देखिए सर, जूतों की निशान यहाँ भी है और यहाँ भी है। हाँ, मतलब खून इस खिड़की से अंदर आया है। हाँ, यहीं से आया है, लेकिन अगर यहाँ से आया है तो फिर सिक्योरिटी गार्ड ने तो देखा होगा उसे। फ्रेडी, सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आओ। यस सर। वॉचमैन, सर। हाँ, तिजोरी खुली हुई है, चाबी लगी हुई है, अंदर कुछ कैश नहीं है और अंदर सिर्फ ये कपड़े जैसी कोई चीज है। क्या है ये? अरे ये तो पेंटिंग है अभिजीत, ये देखो, फटी हुई पेंटिंग। बड़ी अजीब बात है, तिजोरी खाली और उसमें सिर्फ एक फटी हुई पेंटिंग। चक्कर क्या है? मानसी, एक बात बताओ, क्या तुम लोग अपनी तिजोरी में कुछ रखते नहीं थे क्या? नहीं सर, तिजोरी में तो हमेशा पैसे रहते हैं और चाबी भी अर्नव के पास रहती थी। ये खून पैसों के लिए तो नहीं किया है? हो सकता है। अच्छा, इस पेंटिंग को देखो, क्या तुम इस पेंटिंग को पहचानती हो? नहीं सर, पर इस तरह की पेंटिंग खरीदना और बेचना अर्नव का बिजनेस था। अर्नव का बिजनेस था पेंटिंग्स खरीदना और बेचना? तो फिर ये पेंटिंग फटी हुई क्यों है? इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता सर। सर, ये मोबाइल बाहर पड़ा हुआ था। सर, ये फोन तो अर्नव का है। अर्नव का? देखो जरा। सलाम साहब। बताओ, क्या पार्टी में से किसी को भागते जाते हुए देखा? नहीं साहब, मैं तो सारा दिन गेट पे ही था। अच्छा, कोई दूसरा रास्ता है यहाँ से बाहर जाने का? नहीं साहब, दूसरा तो कोई रास्ता नहीं है यहाँ से बाहर जाने का। ठीक है, जाओ। अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो इसका मतलब है ये खूनी यहाँ से भागा नहीं है, बंगले के अंदर ही है, मेहमानों में घुल मिल गया है। बाहर जाओ और एक एक मेहमान की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, इस फोन से आखिरी कॉल किसी तन्मय को किया गया था, मगर उसका फोन बंद आ रहा है। तन्मय? यस सर, मोबाइल कंपनी वालों को बोल दिया डिटेल्स निकालने के लिए।
मनसी एक बात बता, क्या तुम किसी तन्मय को जानती हो? नहीं सर, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। अच्छा, क्या पार्टी में से कोई बीच में बाहर गया था या कोई बाहर जाके वापस आया, कुछ मालूम है तुम्हें? सर बाकी सब तो यही थे, पर प्रमोद सर, प्रमोद पार्टी के बीच से गायब हुआ था सर। सर किसी के पास कुछ भी नहीं मिला सर। किसी के पास कुछ भी नहीं मिला? ठीक है, काम करो फ्रेडी, जूते के निशान उठाओ। तुम में से प्रमोद कौन है? यस सर। तुम प्रमोद हो? सर। पार्टी छोड़कर बाहर गए थे कहीं? हाँ। कहाँ गए थे? सर पार्टी के दौरान तो मैं यहीं था, बस थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गया था सर। वॉशरूम? 2 दिन पहले अर्नव के साथ झगड़ा हुआ था तुम्हारा? वो झगड़ा नहीं था सर, किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ी सी बहस हुई थी, इतना सीरियस भी नहीं था सर। सर ये कैटरिंग वाले, इन्होंने किसी आदमी को भागते हुए देखा। अच्छा, कौन था वो आदमी? दिखने में कैसा था? सब मैं ध्यान से देख नहीं पाया था, अंधेरा काफी था, बट चेहरे पे गॉगल्स लगाया हुआ था, टोपी पहना हुआ था, एंड करीबन इतना लंबा होगा, मुझसे थोड़ा सा लंबा। अभिजीत चलो चलो, इतनी छानबीन करने के बाद कुछ तो हाथ लगा। काम करो फ्रेडी, इसे लेकर जाओ और इससे स्केच बनवाओ, और फिर वो तिजोरी की चाबी, वो पेंटिंग, जूते के निशान और जगह जगह से उठाए गए उंगलियों के निशान, सब के सब जल्दी से जल्दी फोरेंसिक लैब भेज दो। भूखा बैठा है उधर साड़ून के। सबको एक दिन मिट्टी में मिलकर के ऊपर ही जाना है सालू के, इसलिए मिट्टी चेक कर। ऊपर पापी लोगों को जगह नहीं है साड़ून के, तू यहीं पे बता दे। अबे चिढ़ता क्यों है? तू पापी नहीं है। आजा जल्दी से बता दे क्या मिला है तुझे। अर्नव के कमरे में पाए गए फुटप्रिंट में से जो आप मिट्टी उठा करके लाए हैं, उस मिट्टी में से मुझे 4 चीजें मिली हैं। 4 चीजें? कौन सी? घास फूस, डाबर, ईंट का चूरा और चौक। और इस मिट्टी का केमिकल एनालिसिस तारिका कर रही है, अगर कोई केमिकल होगा तो पता चल जाएगा। डाबर, घास फूस, ईंट का चूरा और चौक। अगर चौक है तो मैं बता सकता हूँ कि खूनी कहाँ से आया होगा। कहाँ से? स्कूल से आया होगा। मेरे टीचर चौक का इस्तेमाल ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए करते थे सर। रेडी, अरे अभी तो स्कूल से बाहर निकलो, दिमाग खराब कर देते हो। डाबर, घास फूस, ईंट का चूरा और चौक, ये चारों चीजें एक साथ कहां पर मिल सकती है? सर बारिश की वजह से इन दिनों घास फूस तो हर जगह उगी हुई है। हाँ विनीत, मगर सिर्फ घास फूस ही नहीं ना, डाबर, ईंट का चूरा और चौक और घास फूस, यार ये चारों चीजें एक साथ किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर मिल सकती है या फिर किसी फैक्ट्री में। और फैक्ट्री भी ऐसी जो बंद पड़ी है। हाँ, बंद फैक्ट्री। सर विसोला इलाके में काफी सारी बंद फैक्ट्रीज हैं। विसोला तो बहुत बड़ा इलाका है सर, तो वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी फैक्ट्री में जाना है? वो फैक्ट्री जिसमें ग्लिसरॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लिसरॉल? हाँ, इस मिट्टी में मुझे ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स भी मिले हैं। ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल? सारुण का ग्लिसरॉल तो प्रिजर्वेटिव है, खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वेफर चिप्स है, चॉकलेट्स है। चॉकलेट्स और विसोला। विसोला में चॉकलेट्स की फैक्ट्रीज हैं। यस सर, उनमें से 4-5 फैक्ट्रीज बंद भी पड़ी। सचिन, विसोला जा और पता लगा। और इस तन्मय के बारे में क्या पता चला? सर उसका मोबाइल अभी बंद ही है। तन्मय को क्या लगता है मोबाइल बंद रखने से सीआईडी वालों को पता नहीं चलेगा कि वो कहां पर है? उसके घर परिवार दोस्तों से पता लगा उसके बारे में। पूरी कुंडली निकालो इस तन्मय की, पूरी कुंडली। यस सर। और वो फटी हुई पेंटिंग किसी आर्ट एक्सपर्ट को दिखाओ।
हो ना हो ये पेंटिंग ही हमें उस खूनी तक पहुंचाएगी। अरे ये तो बड़ी मशहूर पेंटिंग है, रवि ने बनाई थी। नाम सुना है रवि का? सॉरी, नहीं। बहुत मशहूर पेंटर था वो। करीब करीब 30 साल पहले बनाई थी उसने। आपको कहां से मिली है? जिस आदमी का खून हुआ उसके घर पर मिली। अच्छा ये बताओ कि आज की डेट में इस पेंटिंग की कीमत क्या होगी? आज की डेट में करीब करीब 50 लाख तो होगी ही होगी। 50 लाख? हाँ। किसका खून हुआ है? अर्नब नाम का एक आर्ट कलेक्टर था, उसी के घर से ये मिली। यही पेंटिंग्स वगैरह बेचने का बिजनेस था उसका। अरे पेंटिंग बेचने खरीदने वाले को तो करीब करीब सबको ही मैं जानता हूँ, लेकिन ये अर्नब नाम का तो कभी मैंने सुना ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब इस तरह की इतनी महंगी पेंटिंग बेची या खरीदी जाती है तो सबको पता चल जाता होगा? हाँ ऑफ कोर्स। तो आप बता सकते हैं कि आखिरी बार ये पेंटिंग किसने खरीदी थी? ये पेंटिंग मेरा ख्याल है कोई नरेंद्र नाम के आदमी को बेची थी। बहुत पैसे वाला है, लंदन में रहता है। तो फिर ये पेंटिंग यहाँ इंडिया में कैसे आई? यही तो मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि ये पेंटिंग इंडिया में, और वो भी अर्नब नाम के आदमी के घर में कैसे आई। हो सकता है अर्नब ने ये पेंटिंग चुरा ली हो। चुराने का कोई फायदा नहीं, ये पेंटिंग तो नकली है। हाँ नकली पेंटिंग? हाँ। मतलब अर्नब नकली पेंटिंग्स बेचता था? हाँ सर, जरूर उसने किसी को ये नकली पेंटिंग बेची होगी और बदला लेने के चक्कर में उसने अर्नब का खून कर दिया। हाँ विनीत, सबसे पहले ये पता करना होगा कि अर्नब ने ये नकली पेंटिंग बेची किसको थी। सचिन, पिछले चॉकलेट फैक्ट्री का मालिक क्या नाम है उसका? मिस्टर राघव सर। सर ये राघव के बारे में हमने सब कुछ पता कर लिया, सारी जानकारी मिल गई है सर। ये राघव का कोई भी कनेक्शन नहीं है अर्नब से। इस एरिया में आखिरी चॉकलेट की फैक्ट्री है, देखिए यहाँ क्या पता चलता है। अरे हम लोग सीआईडी से। अजय इस फैक्ट्री का मालिक कौन है? साहब ये फैक्ट्री अब कहाँ रही? ये तो बंद हो गई है। फिर भी कोई तो मालिक होगा ना इस जगह का। हाँ साहब, वो गगन जी हैं। उस दिन पार्टी में गगन नाम का कोई भी मेहमान नहीं था। इस गगन के साथ कोई और पार्टनर है यहाँ? हाँ साहब है ना, वो प्रमोद सेठ हैं और कभी कभार आते भी हैं। ये प्रमोद था सर। अच्छा? हाँ सर, जब अर्नब की मौत हुई तब प्रमोद हॉल में नहीं था, गायब था। और कुछ दिनों पहले इस प्रमोद की अर्नब के साथ किसी बात को लेकर बहस हुई थी। इस प्रमोद से मिलना पड़ेगा। प्रमोद, सीआईडी आपसे मिलने आई है। हमें आपसे कुछ पूछना है। देखिए मुझे जो बताना था मैंने बता दिया है। आप लोग बार बार मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? सीआईडी किसी को परेशान नहीं करती, परेशानी का हल निकालती है। जो कुछ आपसे पूछा जाए चुपचाप सीधे सीधे उसके जवाब दीजिए मिस्टर प्रमोद, समझे? पूछिए। रेडी? घर की तलाशी लो। ओके। 1 मिनट, मैंने आपसे कहा हमारे काम में दखल अंदाजी मत कीजिए, वरना आप वाकई परेशानी में पड़ सकते हैं। वैसे प्रमोद जी, आप कह रहे थे कि आप पहले वॉशरूम में गए, उसके बाद वहां से चलकर हॉल में आए जहां पे पार्टी चल रही थी। मतलब आप स्टडी रूम में गए नहीं, है ना? नहीं। पक्का? पक्का। तो फिर आपके फुटप्रिंट्स स्टडी रूम में कैसे पाए गए? फुटप्रिंट्स? हाँ फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान स्टडी रूम में कैसे? सर कमरे में से ये गन और ब्रीफकेस मिली है, और ब्रीफकेस में से पैसे। क्या कहना मिस्टर प्रमोद, क्या है ये सब? सर मैं मानता हूं कि मैंने झूठ बोला। मैं वॉशरूम का बहाना करके अर्नब के स्टडी रूम तक गया था सर। मतलब आपको पहले से ही पता था कि अर्नब स्टडी रूम में? नहीं सर, मैं जब हॉल की तरफ जा रहा था तो खिड़की में मैंने अर्नब को देखा। और उसी खिड़की से तुम अंदर घुसे, उसे गोली मार दी और फिर चुपचाप वहां से बाहर निकल गए, क्यों? नहीं सर, मैंने अर्नब को नहीं मारा सर। तो फिर क्या करने गए थे उसके कमरे में तुम? हाँ? मैं तो ये पूछने गया था सर कि मुझे उसने नकली पेंटिंग क्यों बेची। तो उसने क्या कहा? जवाब ही नहीं था सर उसके पास, फ्रॉड कहीं का। उसके बाद मैंने उससे अपने पैसे मांग लिए सर। और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, है ना? हाँ सर, मैंने उससे धमकाया, पुलिस में जाने की बात की, कोर्ट में केस करने की बात कही, तब जाकर सर वो ढीला पड़ा। फिर उसने मुझे पैसे दिए और मैंने पेंटिंग वहीं फाड़ कर फेंक दिया सर, ताकि वो किसी और को धोखा ना दे सके। और फिर उसी खिड़की से तुम बाहर आए, बैग को जाके गाड़ी में रखा और पार्टी में आके शामिल हो गए। हाँ सर,
मैंने अर्नब को नहीं मारा सर। मुझे मेरे पैसे मिल गए, मैं अर्नब को क्यों मारूंगा सर? इस अर्नब ने किसी और के साथ भी ऐसा ही फ्रॉड किया था? हाँ सर, फ्रॉड किया होगा, वो तो फ्रॉड ही था। और हाँ, जब मैं अर्नब के स्टडी रूम में घुस रहा था तो मैंने उसको फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं। मैं चाहूं तो तुम्हें किसी भी वक्त बर्बाद कर सकता हूं। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करना बंद कर दो, समझी तुम? तुम्हारी कही हुई बात सच निकली तो तुम बच भी सकते हो, अगर झूठ है तो तुम्हें सीआईडी से कोई नहीं बचा सकता। सचिन, रिवॉल्वर को बैलिस्टिक में भेज दो। सर। आमिर, क्या रिपोर्ट है बैलिस्टिक का? सर, अर्नव को जो गोली लगी है वो प्रमोद की गन से नहीं चली। अच्छा सर, हो सकता है खूनी कोई और हो जो प्रमोद के कमरे से बाहर जाने के बाद कमरे के अंदर गया, उसने अर्नब को मारा और फिर पार्टी में शामिल हो गया। पार्टी में जो गेस्ट आए थे उनकी सारी डिटेल्स तो मंगवाए हैं ना? यस सर। सर, किसी पर शक की कोई गुंजाइश नहीं है सिवाय तन्मय के। तन्मय खटक रहा है मुझे। इस तन्मय के मोबाइल फोन से उसके घर का पता चला? हाँ सर, मोबाइल कंपनी ने जो एड्रेस दिया था हम वहाँ गए भी थे, लेकिन वहाँ तन्मय नाम का कोई आदमी नहीं रहता। गलत एड्रेस, चालाकी कर रहा है। वो केटरिंग वाला लड़का भी कह रहा था ना कि उसने किसी को वहां से भागते हुए देखा। सर, कहीं ये आदमी तन्मय तो नहीं? ये तन्मय ही है, तन्मय ही है। वो ऐसे होगा कि जिस तरह से अर्नब ने प्रमोद को नकली पेंटिंग बेचकर फंसा दिया, उसी तरह से उसने तन्मय को भी नकली पेंटिंग बेचा। लेकिन जब प्रमोद को पता चला तो प्रमोद ने अपने पैसे उससे वापस लिए। लेकिन जब तन्मय अर्नब से पैसे वापस लेने गया तब अर्नब के पास पैसे ही नहीं थे। बस गुस्से में आकर तन्मय ने अर्नब को गोली मार दी। हाँ सर, उसका तो धंधा ही था सबको फंसाने का। और सर, ये प्रमोद कह रहा था कि जब वो अर्नव के कमरे में घुस रहा था तो उसने अर्नव को किसी से फोन पे झगड़ते हुए सुना। झगड़ते हुए? किसके साथ? सर, वो एक लड़की है, उसका नाम शीला है, उसका एड्रेस है हमारे पास। शीला? अच्छा, तो शीला से जाकर मिलो और उससे अच्छी तरह से पूछताछ करो, अच्छी तरह से। ये शीला ही हमें बताएगी कि ये तन्मय है कौन। शीला? 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 सर, सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है। ये शीला अर्नव को ब्लैकमेल कर रही थी। अब ना अर्नव रहा ना शीला, दोनों ही मर चुके। इसका मतलब कोई तो है जो अर्नब और शीला दोनों को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। और वो जो कोई भी है रजत, शीला उसे अच्छी तरीके से जानती थी। ये देखा, दोनों कप में चाय है, मतलब वो दोनों यहाँ बैठ के चाय पी रहे थे। फिर किसी वजह से शीला किचन की तरफ गई होगी तो उस आदमी ने पीछे से गोली मार दी। चेक करो घर को अच्छी तरीके से। सर, कमरे में से ये मोबाइल मिला है। अच्छा, कॉल लिस्ट चेक करो। सर, काम नहीं कर रहा, डेड है। सर, ये डिवोर्स पेपर्स देखिए। शीला किसी गौरव की पत्नी थी। इन पेपर्स पे कोर्ट की मोहर नहीं लगी है, मतलब डिवोर्स प्रोसीडिंग अभी चल रही है, डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ है। गौरव, कहीं शीला की मौत में इस गौरव का तो हाथ नहीं? मिस्टर गौरव, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी कहिए। कहेंगे आप, पूछेंगे हम। सचिन, रेडी, घर की तलाशी लो। बट मैंने किया क्या है? अपनी पत्नी का खून। क्या? आपको लगता है कि शीला का खून मैंने किया है तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हमारा समय बर्बाद होने की चिंता आप मत कीजिए। आपकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, आप उसकी चिंता कीजिए। हमारे बीच झगड़े होते रहते थे और
छोटे बड़े झगड़े तो हमेशा मियाँ बीवी के बीच चलते रहते हैं। छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े झगड़े होते तो तुम दोनों के बीच में, तभी तो डिवोर्स लेने वाले थे। जी? क्या मैं डिवोर्स का कारण जान सकता हूँ? उसका कारण ये है, ये देखिए सर, डियर शीला फ्रॉम सुमित, लव लेटर्स, लव कार्ड्स, ये सब क्या है गौरव जी? शीला का किसी और से अफेयर था, वो किसी और से प्यार करती थी। और हर पति को जिस तरह नाराजगी होती है, तुम्हें भी हुई, बल्कि तुम्हें नाराजगी नहीं हुई, तुम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और तुमने शीला का खून कर दिया। ये बात सच नहीं। शुरू में मुझे नाराजगी हुई थी, फिर मैंने सोचा कि जब हमारी बनती नहीं तो साथ रहकर क्या फायदा। तो फिर ये कार्ड्स और लेटर्स कहां से आए? ये उस वक्त के हैं जब शीला का न्यू अफेयर हुआ था, तब वो यहीं रहती थी। कल रात कहां थे? कोलकाता। अभी 2 घंटे पहले की फ्लाइट से वापस आया हूँ। अगर आप चाहें तो मेरा बोर्डिंग पास और टिकट चेक कर सकते हैं। हम बाद में देख लेंगे। पहले ये बताइए कि क्या आप जानते थे कि आपकी पत्नी शीला अर्नव को जानती थी? अर्नव? ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। अच्छा, ये सुमित, इसका नाम तो सुना होगा, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? सच कहूं, सुमित कौन था, कहां से आया, क्या करता था, मुझे कुछ नहीं पता। बट एक बात मैंने उसकी नोटिस की थी, वो 1 नंबर का फ्रॉड आदमी था। वो कैसे? सर, शीला से हमेशा झूठे झूठे वादे करता था कि हम अमेरिका में सेटल हो जाएंगे, अमेरिका में मेरा बिजनेस है, ये वो वगैरह वगैरह। बट मुझे कभी यकीन नहीं होता था। अमेरिका तो छोड़िए सर, उसके पास तो अमृतसर तक जाने के पैसे नहीं होते थे। वो तो शीला से हमेशा पैसे उधार लेता था। सुमित सच बोल रहा है या फिर ये गौरव? ये तो सुमित से पूछताछ करने के बाद ही पता चलेगा। क्या बात है, कोई दरवाजा नहीं खुला? एक काम करो, तोड़ दो। यश, मुझे सुमित, हम सीआईडी से, तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। मैं सुमित नहीं हूँ, मैं संजय हूँ, सुमित का रूममेट। सुमित से मिल सकते हैं? होता तो मिलवा देता। मतलब? मैडम, वो 1 घंटा पहले अपना सामान लेकर यहाँ से चला गया, तो कैसे मिलवाऊं? सचिन शेर, तलाशी लो। तलाशी क्यों? चुपचाप खड़े रहो। इधर आओ। सुमित किधर गया तुम्हें पता? मैं सुमित का रूममेट हूँ, गार्डियन नहीं। मुझे बता के नहीं गया। उसने कभी शीला नाम की लड़की के बारे में तुम्हें बताया? उसका अफेयर चल रहा है शीला के साथ, बट एक्चुअली उसे शीला में इंटरेस्ट नहीं है, उसकी दौलत में इंटरेस्ट। तो उसका कोई फोटो दिखा? सॉरी, नो फोटोज। सुमित घर में नहीं है, लगता सारा सामान लेके निकल गया। सुमित दिखता कैसा, उसका हुलिया बता। सुमित एवरेज हाइट, मोस्टली वो क्लीन शेवन रहता है, अच्छे बच्चे की तरह। उसके छोटे छोटे ब्राउन बाल हैं और गले पर एक गहरा निशान है। ऐसे सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक शीला को जो गोली मारी गई है वो .35 कैलिबर की है। क्या? शीला को .35 कैलिबर की गोली मारी गई? शीला को .35 कैलिबर की गोली और अर्नब को .45 कैलिबर की? तो क्या इन दोनों के खून 2 अलग अलग गन से हुए हैं? सर, हो सकता है दोनों के कातिल ही अलग अलग हो। रजत, ये भी तो हो सकता है कि कातिल एक और गन्स अलग अलग हो। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सर। एक तरफ अर्नव शीला को धमका रहा है कि वो उसे कंफ्यूज। रेडी, एक मिनट, जरा सोच ले दो। शीला के टेलीफोन की डिटेल जांचिए। हाँ सर, आखिर में शीला ने सुमित से बात की थी, पर सर चौंका देने वाली बात यह है कि सुमित का नंबर और तन्मय का नंबर एक ही है। मतलब सुमित और तन्मय एक ही आदमी है? ऐसा कैसे हो सकता है? अर्नव के घर पे केटरर ने जो तन्मय का हुलिया बताया था और सुमित के दोस्त ने जो सुमित का हुलिया बताया था, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये अर्नव और शीला के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? सवाल तो बहुत है विनीत,
लेकिन इसका जवाब वो तन्मय ही दे सकता है। तन्मय। सर एक और बात, पिछले 24 घंटों में शीला को 15 कॉल किए गए विजय नाम के किसी आदमी ने। पिछले 24 घंटों में शीला को 15 कॉल्स किए किसी विजय नाम के आदमी ने। तो फिर इस विजय का पता लगा, उठा उसे। हो सकता है ये तन्मय का तीसरा रूप हो। सर ये विजय तो हाईवे की तरफ भाग रहा है। लगता है इस शहर से भागने की तैयारी में है। तो हम भी उधर ही चलते हैं। एक बार वो शहर से बाहर भाग गया तो उसे पकड़ पाना मुश्किल होगा। सर मुझे लगता है कि ये विजय और तन्मय एक ही आदमी है और दूसरे फोन से ऑपरेट कर रहा है। एसीपी साहब भी यही कह रहे थे। ये आदमी भेस बदलने में माहिर है, अपना मर्डर वेपन, अपनी गन भी बदलते रहता है। तो एक फोन नंबर बदलना उसके लिए कौन सा मुश्किल है? सर ये विजय रुक गया। कहां पे? यहां से करीब 1 किलोमीटर दूर। अभी देखता हूं उसे। हो रही गाड़ी। चाबी अंदर ही लटकी हुई। कोई आदमी नहीं। अरे उधर कोई गिरा हुआ है। गोली लगी है सर। तो अभी किसी ने गोली मारी। सर तो जिंदा है। पहले इसको हॉस्पिटल पहुंचाते। कहीं ये विजय तो नहीं? जी। अच्छा जी, थैंक यू सर। विजय की हालत बहुत खराब है, उसके बचने की उम्मीद कम है। भगवान करे बेचारा बच जाए। अच्छा फोरेंसिक रिपोर्ट आ गया? आ गई, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। बॉस ये है वो गोली जिससे विजय को मारा गया, .22 कैलिबर की। पहले .45, उसके बाद में .35 और अब .22 कैलिबर की गोली। मतलब इस आदमी के पास हर तरह के गन्स हैं। और वो अलग अलग मेकअप करके भी घूमता है सर। हर आदमी ऐसा मेकअप नहीं कर सकता जब तक उसे मेकअप के बारे में जानकारी ना हो। सर हो सकता है कोई आर्टिस्ट हो, स्टेज पे काम करता हो, या फिर कोई मेकअप आर्टिस्ट। बॉस मुझे एक बात और पता चली है। तो इतनी देर से चुप क्यों बैठा सालू के? अरे यार थोड़ा नम्रता से काम लेना चाहिए अगर कोई मदद करे तो। हमेशा घोड़े पर सवार रहना ठीक नहीं है। अच्छा तू बता, जल्दी बता चल। विजय के कपड़ों पर से मुझे एक बाल मिला है जो विजय का नहीं। खूनी का होगा? डीएनए किया बाल का? नहीं यार तो फिर फटाफट कर सालू के, हमारे पास वक्त नहीं है और हमारे रिकॉर्ड में भी मैच करके देखो। ओके ओके। रजत, ये विजय और शीला, मुझे लगता है इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई कनेक्शन है। ठीक है, फोन रिकॉर्ड चेक किया? यस सर। हाँ, लेकिन विजय और शीला के बीच में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं। सर। हाँ सर विजय के बारे में काफी कुछ पता चल गया। क्या पता चला? वो ब्राज एसोसिएट्स में काम करता था और वहां के मालिक का नाम दीपक है। ब्राज एसोसिएट्स, मालिक का नाम दीपक। व्हाट? गोली मार दी? वो मर गया? मरा नहीं है, जिंदा है, हॉस्पिटल में है। मुझे मालूम है ये सब कौन कर सकता है। कौन? तन्मय। तन्मय? ये तन्मय आपके यहाँ काम करता है ना? हमारे यहाँ कहां से, भाग गया यहाँ से। मेरा पार्टनर हुआ करता था, मुझसे चीटिंग करके मेरे ही पैसे खा गया। तन्मय ने पैसे आपके खाए, ये विजय कहां से बीच में आ गया?
उसकी क्या दुश्मनी थी तन्मय से? सर मैंने विजय को तन्मय के पीछे लगाया था पैसों की वसूली करने के लिए। अच्छा ये बताइए, विजय शीला को कैसे जानता था? सर इसी बीच उसने अपना नाम बदलकर तन्मय से सुमित कर लिया और विजय को पता चल गया कि शीला से उसका अफेयर चल रहा है, बस तब से उसे जानता होगा। सर सच सच बताइए दीपक जी, बात क्या है? सर विजय ने शीला को फोन करके बताया कि ये सुमित नहीं, असल में तन्मय है। तन्मय दिखता कैसा है? मैं आपको उसका फोटो दिखाता हूँ सर। ये रहा सर। ये तन्मय है। एसीपी सर को फौरन इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तन्मय की फोटो तो हमारे हाथ लगी, लेकिन उसके बारे में और कोई जानकारी मिली? नहीं सर, अब तक कोई जानकारी नहीं। सर हाँ, ये देखिए उस बहरूपीय तन्मय का एक और रूप। सर ये तो सुमित के रूममेट संजय की तरह दिख रहा है। एक मिनट, ये कोई सुमित का रूममेट संजय नहीं, ये तन्मय है, तन्मय। नहीं, काम करो, इसका स्किन कलर थोड़ा डार्क करो। अब इसके बाल ठीक करो, इसके स्पाइक्स हटा दो। हाँ, इसकी आईब्रोज थोड़ी मोटी। अब इसको एक मूंछ दे दो। ये देखिए सर, अब ये हूबहू अर्नब की पार्टी की केटरिंग वाला लग रहा। हाँ, तो इसका मतलब जब पार्टी में मर्डर हुआ उस वक्त तन्मय पार्टी में मौजूद था? हाँ, पार्टी में ही था। केटरिंग वाला बनकर उसने हमें तब भी गुमराह किया, ये कहकर कि उसने किसी को भागते हुए देखा है। सर शीला को मारने की तन्मय के पास ठोस वजह थी, लेकिन उसने अर्नब को क्यों मारा ये समझ में नहीं आ रहा। क्या वजह हो सकती है? विनीत, जरा अर्नब की फोटो निकालो, दिखाओ जरा। अब तन्मय की फोटो उसके बाजू में ही लगाओ। अब सब लोग ध्यान से देखो इन दोनों फोटो को, देखो क्या दिखता है। ये क्या सर, तन्मय अर्नव की तरह दिख रहा है? Exactly, फ्रेडी, दिख नहीं रहा है, बल्कि एक ही है वो, एक ही अर्नव। मतलब अर्नव ने खुद को ही मार दिया? नहीं फ्रेडी, अर्नव ने खुद को नहीं मारा। जरा सोचो, विजय के कपड़ों पर से जो बाल मिला उसकी डीएनए रिपोर्ट और अर्नव की डीएनए रिपोर्ट काफी मिलती जुलती है। इसका एक ही मतलब है कि विजय का खून अर्नव के किसी रिश्तेदार में से ही किसी ने किया है। तो जब एक काम करो, इस ब्रज एसोसिएट्स के मालिक दीपक को फोन करो और उससे पूछो कि क्या तन्मय के किसी रिश्तेदार को जानता है क्या उसके बारे में कुछ जानता है क्या? यस सर। अब समझ में आया उस आदमी के चेहरे पर इतनी करीब से गोली क्यों मारी, उसका चेहरा तहस नहस क्यों किया। वो इसलिए कि कोई उसे पहचान न सके। सर हाँ, दीपक का कहना है कि तन्मय का एक चचेरा भाई है राहुल, जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है, वही कद वही नाक नक्शा। ओह, अब आया सारा खेल समझ में। राहुल तन्मय की तरह दिखता है, तो तन्मय ने राहुल को अर्नब बना दिया और उसे मार डाला ताकि लोगों को लगे कि अर्नब मर गया है, और अब खुद तन्मय राहुल बनकर आजाद घूम रहा है। अच्छा, ये दीपक राहुल का पता जानता है? यस सर, वो राहुल का पता जानता है, क्योंकि 1 साल पहले राहुल उसी की ऑफिस में नौकरी करता था। बस फिर देर किस बात की, उठाओ इस अर्नब उर्फ तन्मय को और पहना दो हथकड़ियां। जी किससे मिलना है आपको? हम लोग सीआईडी से हैं। आप मिस्टर तन्मय? जी नहीं, मैं तो राहुल हूँ। अच्छा, एक्चुअली हमें तन्मय से मिलना है, जरा बुलाइए उसे। तन्मय यहाँ नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पर। देखिए, हमें पक्की इंफॉर्मेशन मिली है, इस वक्त तन्मय यहीं पे है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? आप घर की तलाशी ले सकते हैं। अच्छा, कह रहे हैं तो तलाशी ले लो, इंफॉर्मेशन तो यही है हमारे पास। लेकिन तन्मय ने किया क्या? दरअसल उसने 2 लोगों का खून और एक आदमी पर जानलेवा हमला किया। अरे अरे,
घर का चप्पा चप्पा छान मारा। लेकिन तन्मय नहीं मिला। नहीं सर, कहीं नहीं मिला। माफ कीजिएगा, शायद इंफॉर्मेशन गलत थी, आपको परेशान किया, वेरी सॉरी। ओके, चलो भाई। लगते तो यही है। हाँ सर, बुरा मत मानिएगा, कहीं आप ही तन्मय तो नहीं है? ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी शक्ल तन्मय से काफी मिलती जुलती है। वो एक्चुअली हम लोग कजन है ना, तो अच्छा, आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ये लीजिए, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर लीजिए, या मेरा पैन कार्ड या पासपोर्ट। आप चाहे तो मेरा डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली आपकी शक्ल बिल्कुल मिल रही थी, इसलिए सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, वेरी सॉरी। है ओके। हमें पक्की खबर मिली है कि तन्मय यहीं पर ही है। ढूंढते रह जाओगे सबके सब, क्योंकि राहुल को तो मैं मार चुका हूं, और सारे डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, हॉस्पिटल डिटेल्स अब मेरे हो चुके हैं। तन्मय अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। और कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। रूप बदलने में मैं माहिर हूं, और सीआईडी को पता नहीं चलेगा कि मैं कौन से रूप में कब था। मैं हूं कॉन मैन, और सीआईडी यही सोचती रह जाएगी कि वो कौन सा मैन था। मिस्टर कॉन मैन, वो मैन कौन था हमने पता लगा लिया है। तन्मय जी उर्फ अर्नव उर्फ राहुल उर्फ संजय उर्फ सुमित उर्फ कैटरिंग वाले। बहुत भाग लिया। तन्मय से अर्नब क्यों बने तुम? दौलत के लिए, मेरे मानसी की करोड़ों की दौलत के लिए अर्नब बनकर उससे शादी की। और सुमित क्यों बने तुम? मैं सुमित बनकर शीला की जिंदगी में आया, उसे प्यार का झूठा नाटक किया, क्योंकि मैं जानता था कि उससे डिवोर्स के बाद अपने पति से ढेर सारी दौलत मिलने वाली है। लेकिन जब तुम्हारे एक्स बिजनेस पार्टनर मिस्टर दीपक ने तुम्हारी पोल खोलने के लिए विजय को तुम्हारे पीछे लगाया, तब तुम्हें खतरा महसूस हुआ। हाँ, विजय को पता लग गया था कि मैं ही अर्नब हूं। उसने शीला को फोन करके मेरी धोरी जिंदगी के बारे में बताया। अर्नब का मरना अभी जरूरी था, और मैंने खुद अपनी ही मौत का प्लान बनाया। और उसके लिए तुमने अपने भाई राहुल को बलि का बकरा बनाया, जो हूबहू तुम्हारी तरह दिखता था। उसकी लाश को अर्नव बना के वहां रख दिया। हाँ, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। और बड़ी ही चालाकी से केटरिंग वाले बनकर उस पार्टी से भाग गए। और सुमित का रूममेट संजय बनकर तुमने हमें फिर से झांसा दिया। हाँ, मुजरिम चाहे कितने ही भेष बदल ले, कानून उसके चेहरे से नकाब उतार ही लेता है। दौलत के लालच में तुम खून पे खून करते गए, अपने भाई तक को नहीं छोड़ा। तुम्हें तो फांसी ही होगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।